नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। 2 दिन बाद नया साल शुरू होगा। हम लोग एक बार फिर पहुंचे हैं एशियन हॉस्पिटल के एडवांस सर्जरी डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश हमारे साथ हैं। एक खास बात जो आपके साथ हम बांटना चाहते हैं, फरीदाबाद में 250 रोबोटिक सर्जरी करने वाला एशियन सबसे पहला अस्पताल है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार सौरभ जी एंड वॉइस ऑफ फरीदाबाद के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का ये हेल्थ पे चर्चा हम कर जी, रहे हैं। जान है तो जहान है। जान है तो हम जहान लोग है बार-बार इस पर प्रोग्राम बात में। करते हैं। और मैं जरूर लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब नए साल में अपनी कुछ कुछ रिजोल्यूशन को फिक्स करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव लाइफ जी सकें और लंबे समय तक जी सकें। मेरी यही शुभकामना लोगों के लिए है। डॉक्टर साहब, बात वहीं से शुरू करते हैं हम लोग। ऐसा क्या करें लोग हर्निया ना हो? हाँ, हर्निया। सौरभ जी देखिए, हर्निया में हमें दो चीज़ों का कारण समझ में आना चाहिए कि क्यों हर्निया होता है। सबसे पहला कारण जो है वो पेट के अंदर का प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अगर किसी भी कारण से बढ़ेगा तो हर्निया बनने के चांसेज रहते हैं। पेट के अंदर का प्रेशर किस कारण से बढ़ता है? जैसे हम कोई वजन उठाएं, अगर हमने वेट लिफ्ट किया तो फिजिक्स के बच्चे सारे जानते हैं कि पास्कल थ्योरी है जिसमें अगर किसी एक कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा है तो फ्लूइड के किसी भी पोर्शन में थोड़ा सा भी अगर चेंज किया जाएगा तो उसका प्रेशर यूनिफॉर्म वे में कंटेनर के वाल के साथ साथ फ्लूइड के ऊपर भी पड़ेगा। ये पास्कल थ्योरी है, सब बच्चों ने पढ़ा होगा। हमारा बॉडी भी पास्कल थ्योरी को फॉलो करता है। अगर हमने वजन उठाया तो उसकी वजह से पेट के अंदर की सारी चीजें पेट की दीवार को धक्का मारती है। नसें खींचती हैं, हाँ, मांसपेशियाँ नसें खींचती हैं। मांसपेशियां पे धक्का मारती है। तो भारी वेट उठाना बिना किसी तैयारी के नहीं चाहिए। आजकल के बच्चे जिम के बहुत शौकीन हैं। आपने देखा होगा कि जिम में लोग 70 किलो 80 किलो 100 किलो तक का वजन उठा लेते हैं। और अगर उन्होंने प्रॉपर अपने पेट को सपोर्ट नहीं किया और ये वजन उठाया तो उनको हर्निया होना स्वाभाविक है। दूसरा कारण होता है प्रेगनेंसी, लेडीज में खास करके प्रेगनेंसी में भी पेट का प्रेशर बढ़ता है। तीसरा कारण जो है वो क्रोनिक कफ, स्मोकिंग छोड़ना इसलिए जरूरी है। हम कफ कर रहे हैं तो हम पेट के अंदर के प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। खाँसी से। खांसी से कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी प्रॉब्लम, अगर उनको कब्ज की शिकायत है, जोड़ लगा रहे हैं, उसमें भी पेट का प्रेशर बढ़ रहा है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है और उसमें वो पेशाब के लिए जा रहे हैं और उसमें जोड़ लगा रहे हैं, देर तक खड़े होकर पेशाब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें लगातार वो प्रेशर डालते रहते हैं, तो इन सब कारणों से पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ता है। कुछ डिजीज में जैसे पेट के अंदर किसी कारणवश पानी भर जमा हो जाए, चाहे वो लीवर की खराबी से हो या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो, इंडिया में जो कि बहुत कॉमन है, तो ऐसे में उसके अंदर भी पेट का प्रेशर बढ़ता है और फिर वो पेट की मांसपेशियों के ऊपर दबाव डालता है। मांसपेशियां फिर फटती हैं और फटने के कारण उसमें हर्निया बनता है। तो वीकनेस मांसपेशिया में किसी भी कारण से आएगा। जैसे सबसे बड़ा कारण सौरभ जी, ओबेसिटी, इतनी मोटापा, पेट पे इतनी चर्बी है, उस चर्बी का प्रेशर मांसपेशियों को कमजोर कर देगा। और जहां ये कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताया, इन सारे कंडीशन में वो चर्बी की प्रेशर के कारण जो मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं वो मांसपेशियां फिर फटेंगी और मांसपेशियों के फटने के बाद उस जगह पे एक सुराख सा बन जाएगा और उस सुराख में पेट की ही चीजें अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। इसी को हम हर्निया कहते हैं। और अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को बदल लें, जो जो पॉइंट मैंने अभी बताए, अगर उन सबको अवॉइड करना शुरू कर दें तो हर्निया बनना नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर हो जाए तो डॉक्टर वेद प्रकाश जी हाँ, बता रहे हैं। और अगर हो जाए तो समय पे इलाज कराएं। हर्निया को हम हमेशा सेमी इमरजेंसी कहते हैं सौरभ जी। हर्निया में, सेमी हाँ, इमरजेंसी। हर्निया कभी भी हमें इमरजेंसी का वेट नहीं करना चाहिए कि हर्निया में कोई चीज फंस गई अब हम चले ऑपरेशन कराने, तो वो रिस्की है। फिर तो हर्निया, इसका रिपेयर कैसे करते हैं? इसका रिपेयर हम मेस डालते हैं, एक एक्स्ट्रा मटेरियल है जो हम मजबूती के लिए देते जाली हैं, कहते हैं, जाली जाली कहते हैं डालते हैं। जिसको। अगर हम इमरजेंसी में आते हैं तो इमरजेंसी सर्जरी में जाली नहीं डाली जाती है। तो फिर आपको इमरजेंसी में पहले तो लाइफ बचाने के लिए सर्जरी होगी, फिर
नेक्स्ट सर्जरी जाली डालने की होगी। तो हम पहले ही क्यों ना जाली डाल दें? हमें पता है कि हमारे घर के आगे गड्ढा है, तो गड्ढे को हम पहले भर दें, न कि हम गड्ढे में गिरने का इंतजार करें कि जिस दिन गिरेंगे फिर निकाला जाएगा, फिर हम गड्ढा भरेंगे। ऐसा नहीं करना है। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक और जो आमतौर पर एडवांस सर्जरी जिसमें ये होती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन की हम बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, क्यों हो जाता है? आ, मेरे हिसाब से लोगों को गॉल ब्लैडर के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो लीवर के अंडर सरफेस से चिपका होता है। बाइल जो आपने सुना होगा, पित्ता, पित्ता का काम क्या है? वो फैट को इमल्सिफाई करता है। फैट की इमल्सिफिकेशन के बाद ही फैट का डाइजेशन होता है। तो फैट के डाइजेशन का जो एंजाइम है वो पैनक्रियाज ग्लैंड से सिक्रेट होता है। लेकिन एक फैट मॉलिक्यूल को अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल में ब्रेक करना है तो उसके लिए बाइल का रहना जरूरी है, पित्ता का रहना जरूरी है। जब वो एक मॉलिक्यूल को सपोज कीजिए 4 मॉलिक्यूल में ब्रेक कर दिया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब उस सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो लाइपेज कम अमाउंट में भी है तो वो ज्यादा एक्शन करके फैट को डाइजेस्ट करेगा। गॉल ब्लैडर कोई जूस नहीं बनाता, ना तो वो लाइपेज बनाता है न ही बाइल बनाता है। लोगों में ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि वो गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी करा लेंगे तो उनका फैट का डाइजेशन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गॉल ब्लैडर का काम अगर वो समझ लें तो उन्हें सर्जरी के बारे में डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। गॉल ब्लैडर जैसा मैंने बताया कि वो लीवर के अंडर सरफेस पे रहता है। मेरे पास एक डायग्राम है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो ये गॉल ब्लैडर है जो लीवर के साथ चिपका है, और ये लीवर से पित्त बन के छोटी आंत में जाती रहती है। वो 24 घंटे ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लीवर से बाइल बना और वो छोटी आंत में जा रही है। गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल है वो भी लीवर से ही बन के आता है। और जब हम कुछ भी फैटी फूड खाते हैं, स्टोमक में खाना गया तो उस फैटी फूड ने एक सिग्नल दिया कि आप सिकोड़िए अपने आप को। तो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है गॉल ब्लैडर का, और गॉल ब्लैडर अपना बाइल जो भी उसके अंदर लीवर से बन के आया है वो हार्डली 50 ml होता है। 24 घंटे में लीवर करीबन 1 लीटर बाइल बनाता है, जिसका 50 ml कॉन्सेंट्रेट होके गॉल ब्लैडर के अंदर रहता है और वो इसमें डाल देता है। ये काम करना गॉल ब्लैडर भूल जाता है। अगर गॉल ब्लैडर दिन में 4 बार 5 बार अपने आप को खाली कर देता तो कभी इसमें कोई भी सॉल्ट डिपॉजिट ही नहीं होते। अब सॉल्ट डिपॉजिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये खाली नहीं कर रहा। आप अपना बाल्टी का पानी अगर डेली फेंक देंगे तो आपका बाल्टी साफ रहेगा। अगर साफ पानी भर के आप सिर्फ 2 दिन छोड़ दीजिए और पेंदी पे अपनी उंगलियों को चलाइए तो आपकी उंगलियों पे मिट्टी लगेंगे। गॉल ब्लैडर का सेम काम है। अगर ये खाली नहीं करेगा तो जो हमारे शरीर के अंदर बिलिरुबिन है, सॉल्ट्स हैं, वो सारे सॉल्ट्स डिपॉजिट होके स्टोन बना देते हैं। और ये स्टोन डेंजरस है इसलिए क्योंकि वो कभी भी इस रास्ते में, पित्त के रास्ते में स्लिप कर सकता है। अगर वो पित्त के रास्ते में स्लिप करेगा तो लीवर के ऊपर प्रेशर आएगा। लीवर के ऊपर प्रेशर आएगा तो लीवर हमारा डैमेज होने का रिस्क रहेगा। तो ये एक बीच का ऑर्गन है जो एक एजेंट की तरह है। आप माने कि अगर हमारे अच्छी क्वालिटी का सामान किसी फैक्ट्री ने बनाया और आपके घर पे डिलीवर कर दिया, बीच में उसने कोई एजेंट नहीं रखा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि सामान अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन जो हो रही है वो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन हो, जो कि काम लिवर कर रहा है, और जहाँ कंजम्पशन होना है इंटेस्टाइन में तो वो रास्ता खुला हो। अगर वो रास्ते में कहीं कोई ब्लॉकेज आएगा तो फिर हमें दिक्कत आएगी। तो स्टोन बनने के बाद उस रास्ते में स्लिप करने का चांस बढ़ जाता है, और उसकी वजह से लोग हमेशा कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। जो एक सिंपल सा सर्जरी जो हम रोबोटिकली भी करते हैं, लेप्रोस्कोपिकली भी करते हैं, अब तो ओपन सर्जरी का ज़माना नहीं है। रोबोटिक सर्जरी सबसे एडवांस्ड सर्जरी है, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से हम लोग अभी तक मैक्सिमम सेंटर पे वही हो रहा है और सबसे कॉमन सर्जरी है। नॉर्थ इंडिया में गॉल ब्लैडर स्टोन के इंसिडेंस इतने ज़्यादा हैं सौरभ जी कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। तो खान पान में कोई दिक्कत है क्या लोगों को? खान पान में भी कुछ न कुछ तो कारण है। अगर ये कारण जिस दिन पता चल जाए तो मेडिकल साइंस उसकी कुछ न कुछ उपाय भी निकाले। आज तक ये कारण भी नहीं पता चला कि आपका शरीर का गॉल ब्लैडर एकदम से काम करना क्यों बंद कर देता है।
किसी और का कर रहा है, आपका बंद कर दिया तो स्टोन बन गए। और बहुत लोग हम मेरे से ये भी सौरभ जी पूछते हैं कि हमें स्टोन तो है ये पता है, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, तो हम क्यों कराएं सर्जरी। मैं उन लोगों के लिए स्पेशली कहना चाहता हूँ कि जिनकी ये जो भी ये हम जो गंगा जमुना बेल्ट में रहते हैं, इसमें ये प्रूफ हो चुका है, रिसर्च ने ये प्रूफ कर दिया है कि इन एरिया में गॉल ब्लैडर कैंसर के इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। और गॉल ब्लैडर कैंसर का सबसे बड़ा कारण गॉल ब्लैडर स्टोन होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज स्टोन डिटेक्ट हुआ और कल ही कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कैंसर को बनने में 10 साल, 15 साल, 20 साल लग सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे इंसिडेंस ज़्यादा है, तो हम कैंसर होने का वेट तो नहीं करेंगे। हम तो पहले ही अपने को इम्प्रूव कर लेंगे कि हम गॉल ब्लैडर को हटा दें ताकि ये रिस्क ही ना रहे। दूसरा, अगर यही कोई 80 ईयर्स के पर्सन है जिनको कभी कोई तकलीफ दिया ही नहीं गॉल ब्लैडर स्टोन, उनको हम ही मना करते हैं कि मत कराइए सर्जरी। जब अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो जो एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आप तो उसके ऊपर अब क्रॉस कर गए हैं। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर्स एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो ऐसे में हम उनको भी मना करते हैं कि आप अनड्यू रिस्क मत सब लें। मनमोहन सिंह थोड़ी होते हैं कि 92 ईयर्स और अनड्यू रिस्क ना ले। 90 प्लस हो जाए। हाँ, जी। तो नहीं, आजकल लोगों के खान पान में और अवेयरनेस में, हेल्थ को लेके लोगों में अवेयरनेस तो आया है, ये बात तो आप मानेंगे सौरभ जी। जो हमारे नाना दादा के समय में उतने अवेयर नहीं थे लोग नहीं थे। हेल्थ को लेके। या बीपी भी हो गया तो दवा नहीं खा रहे हैं, शुगर हो गया तो दवा नहीं खा रहे हैं। आजकल की अवेयरनेस की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो जरूर बढ़ी है, इंडिया में भी बढ़ी है। और हम सब लोग अगर समय पे अपने आप का ख्याल रखें, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में जाएं, जो बीमारी डिटेक्ट होती है उसका समुचित इलाज कराएं, चाहे किसी भी पैथ से कराएं। मैं कभी भी इस बात की जिद नहीं करता हूं कि हमारा एलोपैथी सबसे मॉडर्न मेडिसिन है, ऐसा नहीं है। हमारे आयुर्वेद में, हमारे होम्योपैथ में भी बहुत सारी दवाइयां हैं जी। जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और सही डोज में दिया जाए तो उसका असर होता है। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखें, मतलब पैरामीटर्स आप चेक करें। अगर शुगर है तो कोई भी दवा आप खा रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक क्यों ना खा रहे हो, लेकिन आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहना चाहिए। कंट्रोल में रहना। अगर नहीं रह रहा है तो फिर आप दूसरी मेडिसिन पे जाएं, शिफ्ट करें। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में सचेत रहे, जागरूक रहे। हर एक चीज के लिए आप सब कुछ सोचते हैं, सब कुछ प्लान करते हैं, और अगर आप हेल्थ को लेके नहीं प्लान कर रहे हैं तो स्वास्थ्य गया तो आपका सब कुछ गया। कितना भी धन आप अपने पास रख लो सौरभ जी, स्वास्थ्य चला गया पहला सुख निरोगी तो काया। सबसे पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। डॉक्टर साहब, कुछ और जोड़ना चाहें जो आम तौर पर हम लोगों से मिस हो जाता है, हम पूछ नहीं पाते हैं। हाँ, हम मेरे से हमेशा लोग ये पूछते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी कराएं ना कराएं, तो मैं स्टोन के स्पेशल गॉल ब्लैडर के मामले में आपको ये बात आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन का दवाइयों से कोई इलाज नहीं है कहीं भी, किसी भी पैथ में, ना तो आयुर्वेद में, ना होम्योपैथ में, ना एलोपैथ में। गॉल ब्लैडर स्टोन को मेडिसिन से डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। लोग कंफ्यूज किडनी स्टोन से हो जाते हैं। गुर्दे की पथरी, छोटे साइज की पथरी पेशाब के रास्ते से बाहर निकल सकती है, उसको तो भगवान ने ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है। आप उसमें जितना पानी डाले वो उतना प्रेशर से निकलता बह के रहेगा, निकल जाएगा। कोई कचरा जमा ही नहीं होगा। लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन हम कभी भी नहीं चाहते कि वो स्लिप करके उस रास्ते में आए जहां से बाइल गुजर रही है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन में सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन है, किसी के बहकावे में ना आए। सर्जरी, अगर स्टोन डिटेक्ट होता है तो समय पे सर्जरी कराएं। हर्निया कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दवा हर्निया को ठीक नहीं कर सकती है। हर्निया जब डिटेक्ट हो, जब आपके पास वक्त हो, आप रूटीन वे में हर्निया को रिपेयर कराएं, जाली डाल के। जाली का रिपेयर ही परफेक्ट होता है, और एक बार आपने जाली बिछा दी तो जिंदगी में फिर दोबारा हर्निया नहीं होता। और जाली भी दूरबीन से ही बिछाया जाता है। तीसरा केस जो है वो अपेंडिसाइटिस का है। अपेंडिसाइटिस में भी लोग कहते हैं कि हम मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर लें, नहीं। अपेंडिसाइटिस आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कॉमन बच्चों की एज में होता है, और बच्चे डिसीजन नहीं लेते, डिसीजन तो पेरेंट्स को लेना है। और अगर पेरेंट्स ने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया और किसी कारणवश अपेंडिक्स रप्चर कर गया,
या अपेंडिक्स के कारण पस पेट में फैल गया तो बच्चे को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। बच्चों में इम्यूनिटी नहीं होती। बच्चे और बूढ़े इन दोनों में अगर अपेंडिसाइटिस हो रहा है तो आप इमीडिएट सर्जरी कराएं। उसमें भी कोई चीज़ न सोचें, किसी बहकावे में ना आए और अपेंडिक्स को रिमूव करवा लें। अपेंडिक्स में सूजन बहुत कॉमन है और ये एक ऐसा ऑर्गन है, शरीर का एकमात्र वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कोई किसी काम का नहीं है। जहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में जुड़ती है, उसी जगह पे एक पूंछ की तरह स्ट्रक्चर लटका होता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। इसमें अगर कोई बीज या अपना ही स्टूल हार्ड होकर अंदर चला गया तो उसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है। बहुत माइल्ड अटैक को हम लोग मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट चॉइस सर्जरी ही है और हमें उसी में जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका समय लेते हैं बार बार। नहीं सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके, और मैं अगर अपने माध्यम से कुछ लोगों को जागरूकता फैला सकूं, स्वास्थ्य के बारे में उनको अवेयर कर सकूं, और मेरी दर्शकों से यही अनुरोध होगी कि अगला साल उनको ये फिक्स कर लेना है कि एक अपना हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो जरूर करा लें। खास करके जो लोग 35 प्लस हो गए हैं उनके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है। और नए साल की शुभकामना के साथ सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, यही कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू जी। नमस्कार। तो फरीदाबाद नव वर्ष की आपको अग्रिम शुभकामनाएं एक बार फिर। और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस साल में ये 2025 जो आ रहा है, आप समझ लें कि चौथाई सदी बीतेगी और इसमें आप कम से कम ये एक प्रण लें रिजोल्यूशन कि अपना हाँ, रखें। प्रण लें कि आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है और उसके लिए आपको जो कुछ भी करना है, एक्सरसाइज करनी है, खान-पान पर ध्यान देना है, उस सब के लिए आप लगातार प्रयास करें। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और चर्चाओं के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।